ये हमारा 16th आई थिंक लेक्चर होगा। अभी हमारे दो 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 लेक्चर मिस भी हैं, तो इस तरह इस वीक में हमारे 17 हो जाएंगे लेक्चर, और नेक्स्ट वीक में ज्यादा हो जाएंगे। मंडे वाले दिन या संडे वाले दिन हम एक ले लेंगे, तो ये 21 हो जाएंगे। बस फिर हम रूटीन में आ जाएंगे। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ वहीं से जहाँ पे हमने खत्म किया था। जो जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, क्योंकि गैप आ गया ज्यादा, तो मैं वो थोड़ा रिपीट भी कर देता हूँ। तो चैप्टर का नाम जो था, ये था मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे मैटर के अंदर, और मैटर किस तरह मैग्नेटाइज होता है, हमने लास्ट टाइम ये देखा था। मैग्नेटाइजेशन एक टर्म है, क्योंकि हमने ये पढ़नी थी। मैंने लास्ट टाइम भी इसके बारे में बता दिया था कि मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक पोलराइजेशन, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इससे फायदा क्या हमें होता है, ये एक्सप्रेस करती है डेंसिटी ऑफ परमानेंट या फिर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में हमें ये बताती है, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। ठीक है, ये विक्रम ज्वाइन नहीं कर पा रहा शायद। अच्छा, तो ये जो है, क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन ये किस वजह से मटेरियल जो है ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ये हमने लास्ट टाइम इसकी रीजन देखी थी। और हमने देखा था कि ये मटेरियल कितनी टाइप के होते हैं। यानी हम ये कह रहे थे कि स्पिन या फिर ऑर्बिटल मोशन, किसी भी चार्ज पार्टिकल की मोशन जो है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाए। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि स्पिन और ऑर्बिटल मोशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनोमेना ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कि मैग्नेटाइजेशन हमने अभी पढ़ा कि मैग्नेटाइजेशन हमें क्या मैग्नेटाइजेशन एक्सप्रेस क्या करती है, डेंसिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में हमें बताती है किसी मैग्नेटिक मटेरियल के में। दूसरा, ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर्क एज मैग्नेटिक डाइपोल। जो ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट, वो भी एक डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं भला? क्योंकि जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है, चलो हम सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन ही कह देते हैं, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि आज हमने वो इलेक्ट्रॉन की मोशन के बारे में पढ़ना है, तो इसलिए मैं इसको तो जरा, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव करता है, आपको पता है। ठीक है, जब ये ऑर्बिट में मूव करेगा तो ये तो इसके ऊपर फिर मेरा ख्याल है 3 मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेज लगेंगी। एक, जब ये मूव करेगा तो इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा, हम कहेंगे कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स फील लग रही है। हमने इससे पहले ये पढ़ा था कि एक चार्ज पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, किसमें भला, वो एक मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में वो मूव कर रहा है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती थी, और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगती थी। हाँ, और तीसरी बात, हम कहते हैं कि सर्कल में अगर वो मूव कर रहा है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इलेक्ट्रॉन के लिए, मे बी वो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी जो कि उस इलेक्ट्रॉन को मजबूर करती है कि वो सर्कल में ही रहे। ठीक है, ये 3 तरह की फोर्सेस लगेंगी। और हमने लास्ट टाइम आई थिंक ये पढ़ा था कि टॉर्क के बारे में हम पढ़ा था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो था, किसी प्लेन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो हम कहते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू दैट। और हमने ये आई थिंक पढ़ा था, आपको याद होगा कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मोमेंट को कई जगहों पे म्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है और कई जगहों पे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, रिमाइंड करवा रहा हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो था, ये बराबर था आई मल्टीप्लाइड बाई ए, है ना। आई ए के बराबर था। आई क्या था? करंट था। ए क्या था? एरिया, जिस एरिया ऑफ द सर्कल कह ले चले, क्योंकि सर्कल में पार्टिकल मूव कर रहा है। तो ये चीजें हमने देखी हुई है। अच्छा,
मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, ये मैग्नेटाइज क्यों होते हैं? क्योंकि अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक मटेरियल बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी मटेरियल को रखें, ठीक है, किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो उसमें जो डाइपोल्स है वो अलाइन हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड, और उस मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टीज के एतबार से वो अलाइन हो जाते हैं। उनकी अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट चले कह लेते हैं, अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट की बुनियाद पे मटेरियल को फिर हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी तीन टाइप्स हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी? क्या क्या था भला? पैरामैग्नेटिक थे, अगर उनकी अलाइनमेंट, वो आपको पता है, अलाइनमेंट अगर उसके पैरेलल में हो जाए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। फेरोमैग्नेटिक होते हैं, वो किस वजह से होते हैं? और डायामैग्नेटिक जो मटेरियल होता है वो हम कहते थे कि वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। फेरोमैग्नेटिक हमने कहा था दीज आर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक है। तो ये बातें क्योंकि हो गई है, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा था। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या चीज थी? ये दिस इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अ मटेरियल विल बिकम मैग्नेटाइज्ड। ये कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो जाता है, वो ससेप्टेबिलिटी के बारे में हमें बताता है। तो ससेप्टेबिलिटी की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये डिफरेंस पूछा जा सकता है पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। और ये भी पूछा जा सकता है, मतलब एमसीक्यूज टाइप भी अगर आ जाए कहीं पे, मैं यहाँ पे अपने कोर्स की बात नहीं कर रहा कि कहीं पे भी आप लेक्चरर का टेस्ट देते हैं या स्कूल टीचर का टेस्ट देते हैं, कहीं पे भी देते हैं, ये वो चीजें हैं जो टेस्ट में अमूमन आई होती हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपने प्रिपेयर होना है सिर्फ इस सेमेस्टर के एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि आपने बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी आपने साथ साथ प्रिपरेशन रखनी है। आपको अमूमन ये पूछा जाता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो है डायामैग्नेटिक की ज्यादा है मैग्नेटिक मटेरियल से, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? या पूछा ये तरतीब दी जाती है कि susceptibility of paramagnetic is greater than diamagnetic, and this susceptibility of diamagnetic is greater than ferromagnetic। क्या ये, और आपने किसी एक ऑप्शन पे टिक करना होता है, तो आपने ये चीजें मतलब नोट करनी है, ठीक है। तो मैं उसी दोबारा वापस पिछले उस टॉपिक पे आता हूँ कि हमने ये पढ़ा था कि टार्क पैदा होता है, जो टार्क होता है दैट इज इक्वल टू आई ए क्रॉस बी। आई ए मतलब एरिया था, और हमने ये कहा था कि एरिया की डायरेक्शन का हमें पता है, चले उन चीजों में हम अभी नहीं जाते। आई ए जो था ये मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर था, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अच्छा, वो फिर मैंने ये बताया था मैग्नेटिक मोमेंट, ये बहुत ही पहले हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, करंट किस डायरेक्शन में मूव करे तो हम ये कैसे फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से। ये चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, ये जस्ट मैंने आपको वो एक दफा दोबारा से रिमाइंड करवाना था। आगे आगे ये चीजें भी हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट को यहाँ पे म्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अगर कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना हो तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो वो एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स को। तो ये जिस तरह यहाँ से एक एमसीक्यूज बन सकता है। एमसीक्यूज क्या बनेगा कि आपके पास एक कॉइल है, कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आई ए के बराबर होता है n/2, या फिर इस तरह का लिखा जा सकता है n/2 आई ए के बराबर होता है, हाफ आई ए के बराबर होता है, इस तरह कुछ लिखा है, लेकिन उसमें साथ ये n भी लिखा हुआ होगा। तो आपने मतलब इस तरह के एमसीक्यूज में से भी हमारे जो मेरा पेपर होगा मे भी इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, शायद मैं भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लूं, लेकिन आपने जो आगे आपकी जॉब के लिए या कहीं पे और टेस्ट होता है उसके लिए भी प्रिपेयर रहना। तो खैर उसकी जगह पे हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लगा देते। जो मैंने नोट्स आपको दिए थे उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को ना एम, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया हुआ था। अगली स्लाइड में मैं इसे उसी तरह लिखूंगा। मतलब ये मैंने क्योंकि पिछले लेक्चर में ऐसे बताया था, मैंने वो बताना था कि ये इसका रिलेशन है आपस में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के केस में टॉर्क, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसे स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्रॉस यही इसी तरह का रिलेशन है, ठीक हो गया।
अच्छा, उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि एक अगर आपके पास रॉड है, उसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो किस तरह का जो है पैदा टॉर्क कितना पैदा होगा, और वो कैसे हम मेजर करेंगे, फोर्स हमने फाइंड की थी। ये वही पिछला लेक्चर है, ठीक है, जस्ट इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो यहाँ पे एन से रिप्रेजेंट किया हुआ किसको बोला, एन, कैपिटल एन, ये क्या सॉरी, कैपिटल एन जो है ये क्या बता रहा है यहाँ पे, कैपिटल एन, ये लास्ट टाइम हमने ये बता रहा है ए एफ साइन ऑफ थीटा, इसका मतलब ये हमें टार्क के बारे में बता रहा है। कैपिटल एन टार्क से रिप्रेजेंट, जैसे ये बताया हुआ कि दिस इज आर एफ साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे जो हमारी पिछली फिगर है, ये इसका मोमेंट आर्म जो बन रहा है दैट इज इक्वल टू ए, इस वजह से यहाँ पे ए लिखा हुआ, ए मोमेंट आर्म है, फोर्स और साइन ऑफ थीटा, वो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट को खत्म करने के लिए, ठीक है। ये बातें ऑलरेडी हो चुकी है। ये फिर आ गया, यहाँ पे मैंने बताया कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हमने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और क्रॉस भी ये वही चीजें आ गई, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, अब मैं जैसा बता रहा था कि हम एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये स्पिन भी करते हैं और साथ साथ रिवॉल्व भी करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और ये हम अज्यूम करते हैं कि वो एक ऑर्बिट में मूव कर, फॉर एग्जांपल वो एक सर्कल में, जो ऑर्बिट है दैट इज लाइक अ सर्कल, इफ इट इज लाइक अ सर्कल, फिर हम इस पे वो जो हमारे मैकेनिक्स के जो रूल है वो हम लगा सकते हैं। मतलब मसलन एक सर्कल में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो हम ऑर्बिट को मैं सर्कल कह रहा हूँ, ठीक है, तो उसका रेडियस आर ही रहेगा, और उसके लिए जो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर ओवर वी के बराबर होगा, वो इसकी वेलोसिटी है। अच्छा, जो करंट है, करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस ई वी ओवर 2 पाई आर। यही से हम यही रिलेशन मैंने इसमें पुट किया। ये जो माइनस का ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट, जो डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू को आई ए से रिप्रेजेंट किया होता है। ये जस्ट वहां पे कैपिटल ए लिखा हुआ था, यहाँ पे स्मॉल ए लिखा हुआ है, आई वही चीज है, वहां पे म्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ था। तो इस तरह आपके जो पीछे हमने पढ़ा उसकी मुताबिकत है आपके इस प्रेजेंट लेक्चर के साथ। तो ए जो स्मॉल ए है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एरिया, ठीक है, ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, द एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। ये वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, और जो पीछे करंट की वैल्यू पिछली स्लाइड में, बेटे यहाँ पे देखें, या पिछली स्लाइड में हमने करंट की वैल्यू ये वाला वैल्यू वहां पे पुट की है, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ई वी आर, ठीक है। अब ई वी आर को इसको थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करेंगे, और फिर मॉडिफाई कैसे करेंगे, एम से मल्टीप्लाई भी कर दिया, एम से डिवाइड भी कर दिया, इस वाले में देखें तो हमारे पास एम बी आर आ जाएगा, एम बी आर एंगुलर मोमेंटम के टर्म में हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को लिख सकते हैं, ठीक है। तो like any other magnetic dipole, this one is subjected to a torque किसके बराबर हमने भी फाइंड किया था, m क्रॉस b when you turn on a magnetic field। तो क्या होगा, अगर उस तरह की हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, तो इसमें भी एक टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा लाइक अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि but it's lot harder to tilt the entire orbit को tilt करना थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ज्यादा बल्कि मुश्किल है, then it is the spin। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये नोट्स से मैंने कॉपी किया, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऑर्बिट को, क्योंकि उसमें हम टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पैदा हो रहा है उसमें, जो वो मटेरियल की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कहां से आ रही है, दैट इज ओनली ड्यू टू द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू पैरामैग्नेटिज्म इज वेरी स्मॉल, क्योंकि वो तो टिल्ट नहीं हो रहा,
हाँ, जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट को हम कैसे टिल्ट करें, दैट इज वेरी हार्ड। तो इसका मतलब है कि जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन की, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए। देयर इज हाउएवर अ मोर सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो जो है क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन की मोशन, उसका इफेक्ट जो है वो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का जो इफेक्ट है वो ज्यादातर उसकी ऑर्बिटल मोशन के ऊपर होता है। मोशन के ऊपर कैसे कैसे जैसे हमने, मैं आपको रिमाइंड करवाता हूं, तो हमने एक दफा पढ़ा था पार्टिकल एक्सेलरेटर। वहां पे हमने ये कहा था कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन अगर मूव करना शुरू करता है, आप वो पार्टिकल एक्सेलरेटर जो है वो एक दफा दोबारा पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। मैंने वहां पे ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कल पूरा करता है, दूसरे सर्कल में जाता है, तीसरे में जाता है, वो हर सर्कल में वो स्पीड अप होता जाता है। यहाँ पे हम वही बात साबित करेंगे, अगली स्लाइड में मैं आपको वो दिखाता हूँ। मैंने ये कहा था कि वो उसके सिर्फ ऑर्बिटल जो स्पीड है वो उस पर डिपेंड कर रहा है। तो हम इस को ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगी कूलम्ब लॉ, कूलम्ब फोर्स, और ये हमारे पास लॉरेंस फोर्स का हिस्सा आ गया। तो ये बराबर हो गई एम वी एम ई, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन वी ओवर आर के बराबर आ गया। अंडर दीज कंडीशंस द न्यू स्पीड v इज ग्रेटर देन प्रीवियस स्पीड। अब ये इसकी जो स्पीड है, जो v डैश है, v डैश विल बी ग्रेटर देन द प्रीवियस स्पीड, जिस स्पीड के साथ वो पहले मूव कर रहा था। तो बेटा ये वाइड अप करता हूं क्योंकि ये इसका जो टाइम है जूम का वो आउट हो रहा है। तो अच्छा, ये जो स्पीड, अच्छा आप हमें देखने कि इस स्पीड में डिफरेंस कितना आ गया, कितनी स्पीड ये ज्यादा हो गई, अब हम ये देख लेते हैं। तो अगली स्लाइड पे देखते हैं। अच्छा, ये है उसी इक्वेशन से ई वी बी विल बी इक्वल टू एम यू। अच्छा, वो दोनों स्पीड्स को आपने हमने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वी बार है कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक सर्कल मुकम्मल करने के बाद, नेक्स्ट उसके स्पीड में कितना डिफरेंस आएगा वो हम डेल्टा वी फाइंड करेंगे। इस तरह फिर हम डेल्टा वी ये स्केयर जो है वी वी बार स्केयर माइनस वी स्केयर, इसको ओपन किया तो आपके पास डेल्टा वी जो है ये वी बार माइनस वी के बराबर आ जाएगा। तो ये जो है डिफरेंस, दिस इज वेरी स्मॉल लिखा हुआ है, तो डेल्टा वी जो है ये इसके बराबर आ जाएगा। व्हेन V इज टर्न ऑन, जब मैग्नेटिक फील्ड को टर्न ऑन किया जाता है फिर क्या हो जाता है, देन ये जो चेंज इन वेलोसिटी है या चेंज इन स्पीड है, ये डायरेक्टली रिलेटेड है। ई तो है चार्ज कांस्टेंट टर्म, आर कांस्टेंट टर्म, एम ई मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड आप इंक्रीज करें, वहां पे जो हमने पढ़ा था पार्टिकल एक्सेलरेटर में, वहां पे हमने हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ था। मैग्नेटिक फील्ड में जब पार्टिकल मूव करता है वो स्पीड अप होता जाता है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी अगर मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया हुआ है जी हम टर्न ऑन कर दें तो। ठीक है बेटा, तो ये एक छोटा सा रिलेशन है जो आपके नोट्स में दिया हुआ है, यहाँ पे वो क्लियर नजर नहीं आ रहा। दिस इज डेल्टा एम इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर आर स्क्वायर और 4m वी मल्टीप्लाइड बाय बी। इसको आपने ड्राइव करना है, ये वहां पे थोड़ा बहुत इसमें एक आधा स्टेप मिस है, तो आपने ड्राइव करना ताकि आपके नंबर ऑफ असाइनमेंट्स में मेरे पास जो आए वो पूरी हो जाए और हमारा जो सिलेबस है वो भी इसके साथ साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, आज यही लेक्चर था, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर हम वो कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टाइम आउट हो रहा है जूम का, तो फिर मेरे ख्याल बीच में हम रह जाएंगे। ठीक है बेटा, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लेस कर दे, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख दें जो भी क्वेश्चन है, मैं 2-3 मिनट बाद आ रहा हूँ। बेटा मैंने अटेंडेंस आपकी सेव कर ली है, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर ये बंद करता हूँ। और एक बच्चा मुझे अपना ना, हाँ मैं यही कहने लगा था, मुझे एक बच्चा व्हाट्सएप पे अपना ईमेल एड्रेस भेज दे, बस CR भेज दे और GR दोनों मुझे व्हाट्सएप पे भेज दे, मैं दोनों को ये दोनों लेक्चर सेंड कर देता हूँ। ठीक है,
ये मुझे ईमेल कर दें, ठीक है।
बेटा ये सवाल मैं अभी देख रहा हूँ कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट दैट मैग्नेटिज्म ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। इसका कॉन्सेप्ट बेटा बेटा ये है, कौन शायद कौन बात, मोहम्मद नजर आ रहा है मुझे नाम। तो इसका कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि जब भी कोई चार पार्टिकल मूव करता है, पहली बात आपको ये पता है कि जो पार्टिकल है, सॉरी, कोई भी मटेरियल मैग्नेटाइज उस वक्त होता है जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो उसके एतबार से फिर क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फील्ड और उसके अपनी नेचर जो है उसके मुताबिक वो क्या करते हैं, अपने आप को अलाइन करते हैं। अलाइनमेंट की वजह से वो मटेरियल जो मैग्नेटिक हो जाता है। ठीक है। सर जी असाइनमेंट का आज वाला टॉपिक बता दें। आज बेटा इस लेक्चर नोट्स जो आपके पास है इसके एंड में एक फार्मूला दिया